पिता अपनी नई पत्नी सुहासिनी और अपनी 2 बेटियों टूनी और मिनी के साथ खड़े हैं। सुहासिनी, मेरी माँ के बिना इन 2 बेटियों का दुनिया में मेरे सिवा और कोई नहीं है। मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, इसलिए उनकी देखभाल नहीं कर पाता। आज से इनकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। आप चिंता मत करो, मैं इन्हें इतना प्यार दूंगी कि ये अपनी माँ को खोने का दर्द भूल जाएंगे। मैं बस यही सुनना चाहता था तुमसे, और कुछ नहीं। पहले कुछ दिन तो सौतेली माँ ने टूनी और मिनी के साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। उनके पिता के काम पर जाते ही उन पर अत्याचार शुरू हो जाता। टूनी झाड़ू लगा रही है। सुहासिनी गुस्से में उसे देखती है। ए टूनी, ये कैसे झाड़ू लगा रही है तू? ठीक से झाड़ू लगा। अगर मुझे थोड़ी भी धूल दिखी तो समझ लेना तेरा क्या हश्र होगा। जी माँ, लगा रही हूँ। मिनी बाहर कपड़े धो रही है। ए मिनी, कपड़े धोने के बाद यहाँ आकर मेरे बालों में तेल लगा देना। वाह, इसके सारे काम भी करो और इसके नखरे भी उठाओ। पहले तो ऐसा दिखावा कर रही थी जैसे हमें रानी बनाकर रखेगी, और अब अपनी नौकरानी बना लिया है। अरे, अभी तक आई क्यों नहीं? टूनी, जरा देख तो मिनी क्या कर रही है। जी माँ, जाती हूँ। टूनी बाहर मिनी के पास जाती है। ए मिनी, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? माँ बुला रही है, सुना नहीं क्या? जा रही हूँ। बहुत सह लिया इसका अत्याचार। पापा के सामने अच्छी बनती है और उनके जाते ही इसका असली रूप सामने आ जाता है। आज मैं इसे मजा चखाऊंगी। मिनी, कुछ उटपटांग मत करना। तू जानती है ना माँ को कितना गुस्सा आता है। आता है तो आने दे। आज मैं कुछ करते ही रहूंगी, तू बस देखती जा। मिनी अंदर आती है। सुहासिनी सोफे पर बैठी है। आ गई मिनी, चल मेरे बालों में अच्छे से तेल लगा दे। ठीक है माँ, बाकी के काम खत्म कर लिए ना? हाँ माँ, सब काम खत्म हो गए। बस अब आपको खत्म करना बाकी है। मतलब आपके बाल बनाने का काम बाकी है। तो कर जल्दी। मिनी तेल लगाते लगाते चुपके से कैंची से सुहासिनी के बालों की एक लट काट देती है। सुहासिनी को पता नहीं चलता। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, तुम दोनों बाकी काम देख लेना। सुहासिनी सो रही है। टूनी और मिनी बात कर रही हैं। मिनी, तूने माँ के बाल क्यों काटे? अगर माँ को पता चल गया तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अभी और भी काम बाकी है। तू झाड़ू लगाना छोड़ और चल, बाहर से कूड़ा घर के अंदर लाते हैं। क्या कह रही है? इतनी मेहनत से घर साफ किया और अब तू बाहर से कूड़ा अंदर लाने को कह रही? तू उस दुष्ट औरत से इतना क्यों डरती है? ठीक है, तुझे नहीं लाना तो मत ला, मैं ही ले आती हूँ। मिनी बाहर से सूखी पत्तियां और धूल एक टोकरी में भरकर लाती है और पूरे घर में फैला देती है। ये तूने क्या किया? पापा भी आने वाले होंगे, मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे साफ करूँगी? घर में और भी कितने काम पड़े हैं। तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। चल, जैसे माँ अपने कमरे में सो रही है, आज हम भी उसी के कमरे में जाकर सोएंगे। लेकिन खाना कौन बनाएगा? अगर कुछ नहीं पकाया तो हमें भूखा रहना पड़ेगा। एक दिन भूखे रह लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तू चल तो मेरे साथ। घर में अंधेरा है। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजे पर कौन है? टूनी, मिनी, तुम लोग कहाँ हो? दरवाजा खोलो, तुम्हारे पापा आए होंगे। कोई दरवाजा नहीं खोलता। सुहासिनी उठकर दरवाजा खोलती है। घर में कोई है या नहीं? इतनी देर क्यों लगी दरवाजा खोलने में? घर में इतना अंधेरा क्यों है? खिड़कियां भी बंद है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मिनी और टूनी कहाँ हैं? वो यही कही होगी। आप बैठिए, मैं खिड़कियां खोलती हूँ।
सुहासिनी खिड़कियां खोलती है। पिता घर की हालत देखकर चौंक जाते हैं। घर की ये क्या हालत है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया था। मैंने तो थोड़ी देर पहले ही सब साफ किया था, पता नहीं ये हालत कैसे हो गई। मिनी, टूनी, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ। टूनी और मिनी आते हैं। क्या हुआ माँ? हम तो सो रहे थे, आपने हमें क्यों बुलाया? बुलाऊंगी नहीं तो क्या करूंगी? घर की ये हालत करके तुम लोग सो रही हो? सच सच बताओ, तुम दोनों में से किसने ये सब किया है? हम ऐसा जानबूझकर क्यों करेंगे माँ? ये घर तो आपका ही नहीं, हम सबका है। सुहासिनी मिनी का हाथ पकड़कर, हाथ छोड़ो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। तुम इनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मेरा वादा भूल गई? मेरी बेटियों शरारती हो सकती हैं, पर अपने घर का नुकसान नहीं करेंगी। अपनी लापरवाही का दोष इन पर मत डालो। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। आप हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं आपको खाना देकर ये सब समेटती हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। पिता के जाने के बाद सुहासिनी लड़कियों को घूरती है। तुम लोगों ने आज क्या किया? मैं समझ नहीं पा रही। मुझसे दुश्मनी करना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें इसका बदला सूद समेत वापस दूंगी, बस देखती जाओ। टूनी और मिनी एक कोने में सहमे हुए खड़े हैं। माँ बहुत गुस्से में है, पता नहीं अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, इस मुसीबत को संभालते संभालते ही उसकी हालत खराब हो जाएगी। पिता काम पर चले जाते हैं। सुहासिनी टूनी और मिनी के पास आती है। आज तुम दोनों को क्या हुआ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मुझसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो? ठीक है, देखती हूँ। सुहासिनी मिनी के पास जाती है। मिनी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। चल मेरे साथ, मेरे बाल काटेगी तू? चल बताती हूँ। माँ, मिनी को ऐसे खींच के क्यों ले जा रही हो? उसे छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? इसने मुझे बेवकूफ बनाया, और तुझे भी तो घर साफ करने को कहा था। तूने उल्टा घर गंदा करके मुझे अपने पापा से डांट खिलवाई। तुझे भी खींच कर ले जाऊंगी। वो दोनों को कमरे में ले जाती है। यहीं खड़ी रहो तुम दोनों। मिनी, तूने मेरे बाल काटे थे ना? आज मैं तेरे सारे बाल खींचकर उखाड़ दूंगी। मुझे छोड़ो, वरना मैं पापा को सब बता दूंगी। क्या बताएगी तू अपने पापा को? जितनी बार मुझे उसके सामने बुरा बनाने की कोशिश करोगी, उतना ही तुम पर मेरा अत्याचार बढ़ेगा। आज मैं जो करने जा रही हूँ, उससे तुम्हें इसका सबूत मिल जाएगा। सुहासिनी एक ब्लेड लेकर आती है। माँ, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, मिनी को कुछ मत करो। उससे गलती हो गई, वो फिर कभी ऐसा नहीं करेगी। उसे इस बार माफ कर दो। क्या लगता है तुम्हें, मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि इसे जान से मार दूंगी? इसने मेरे बाल खराब किए हैं, मैं इसके सारे बाल ही खत्म कर दूंगी। सुहासिनी मिनी के सिर के सारे बाल काट देती है। मिनी गंजी हो जाती है। अब तेरी बारी। तूने ही घर गंदा किया था ना? तेरे सारे पसंदीदा कपड़े मैं गंदे नाले में फेंक दूंगी, ताकि घर गंदा करने का तेरा शौक पूरा हो जाए। सुहासिनी टूनी के कपड़े ले जाकर बाहर कीचड़ में फेंक देती है। नहीं माँ, ऐसा मत करो। वो कपड़े माँ ने मुझे अपने हाथों से बनाकर दिए थे। पिता घर लौटते हैं। क्या बात है, आज तो घर का सारा काम ठीक से किया है, या कल की तरह ही है? नहीं, आज सब ठीक से किया है। देखिए घर कैसे चमक रहा है, और खाना भी तैयार है। टूनी और मिनी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। वो देखिए, आ गई मेरी प्यारी बेटियाँ। तुम दोनों ठीक तो हो ना?
मिनी के सिर पर बाल कहाँ गए और ये दोनों इतनी थकी हुई क्यों लग रही है? दोनों दिन भर सो रही थी, अभी अभी उठी हैं, इसलिए ऐसी लग रही हैं। और मिनी के सिर में आज मैंने देखा कि बहुत सारी जू हो गई थी। इतनी जू का क्या करती समझ नहीं आया, इसलिए सारे बाल ही काट दिए। अच्छा किया ना। जू तो सबके सिर में फैल जाती तो और मुश्किल होती। काम तो तुमने बुरा नहीं किया और तुम अकेली ही घर का सारा काम करती हो। बेटियां भी अब बड़ी हो रही हैं, इनसे भी छोटे मोटे काम करवा लिया करो। छी छी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे होते हुए ये काम करेंगी और मैं देखती रहूंगी। ये अभी छोटी हैं, इनके काम करने की उम्र अभी बाकी है। सुहासिनी चुपके से कमरे में आती है, ये सोचकर कि लड़कियां सो रही हैं। वो अलमारी खोलकर उनकी मरी हुई माँ की गहने चुरा लेती है। देखा मिनी, मैंने कहा था ना, अब चल, मौका है। अगले दिन सुबह जब सुहासिनी सो रही होती है, टूनी और मिनी उसके कमरे में जाती है। टूनी, माँ सो रही है, चल आज हम पापा के लिए चाय बनाते हैं। मिनी जानबूझकर हाथ से एक कांच का गिलास गिरा देती है। आवाज सुनकर सुहासिनी जाग जाती है। किसने गिलास तोड़ा? मिनी, तूने मेरी नींद खराब कर दी। रुक, तुझे बताती हूँ। जैसे ही सुहासिनी मिनी को मारने के लिए हाथ उठाती है, पिता कमरे में आ जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? तुम मिनी को ऐसे क्यों मार रही हो? आप आज काम पर नहीं गए? शुक्रवार को मैं काम पर क्यों जाऊंगा? ओह, तो इसका मतलब वो उस दिन सच कह रही थी। मैं जब घर पर नहीं होता तो तुम इन पर अत्याचार करती हो। इतने दिनों से अच्छा होने का नाटक कर रही थी। आप भी अब इनके साथ मिलकर मुझे ही गलत समझ रहे हैं। ठीक है, मैं अपना सामान पैक करके आज ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। रुकिए माँ, जाने से पहले हमारी माँ के गहने तो वापस करती जाइए। तो टूनी सुहासिनी के तकिए के नीचे से गहनों की पोटली निकाल कर दिखाती। एक तो इतने दिन मेरी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव किया और अब मेरे ही घर में चोरी। निकल जाओ इस घर से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहता। सुहासिनी सिर झुकाकर घर से चली जाती। मुझे माफ कर दो बेटियों, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पापा, इतने दिनों बाद आज आपने हमारी बात समझी। पिता अपनी दोनों बेटियों को प्यार से गले लगा लेते हैं और कहानी खत्म होती। भोला सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर जंगल की ओर जाने लगा। भोला रोज लकड़ियां तोड़कर लाता और गांव में जाकर बेचता। जो भी थोड़े पैसे मिलते उससे जैसे तैसे अपना पेट भरता। उस दिन जब भोला लकड़ियां काटने गया, उसने देखा कि बहुत सारे पेड़ पहले से ही कटे हुए हैं। अरे ये क्या, लगता है कलुआ आज मुझसे पहले आकर लकड़ियां तोड़कर चला गया। चलो कोई बात नहीं, कलुआ को मुझसे बहुत ज्यादा लकड़ियों की जरूरत है, इसलिए आया होगा। चलो अब जंगल के अंदर जाकर देखता हूँ। भोला जंगल के और अंदर गया तो उसने देखा कि बीच जंगल में बहुत पेड़ घने हैं। उन पेड़ों को देखकर, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं। अगले 2 महीनों तक रोज लकड़ियाँ काटूं तो भी कम नहीं पड़ेंगी। भोले ने पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई कि तभी उसने देखा पेड़ के ऊपर एक बंदरिया अपने नवजात बच्चे के साथ बैठी हुई है और वो उस पेड़ पर बैठकर फल खा रही थी। वो बंदरिया इतनी प्यार से अपने बच्चे को पकड़कर बैठी थी कि उनका प्यार देखकर भोला रुक गया। अरे ये मैं क्या करने जा रहा था? अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो माँ बंदरिया अपने बच्चे को कहाँ लेकर जाएगी? उसका तो घर टूट जाएगा। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। शायद इस पेड़ पर बहुत सारे फल हैं,
इसीलिए ये बंदरिया यहीं पर रहती है। चलो कोई नहीं, ऐसा करता हूँ, कोई ऐसा पेड़ काटता हूँ जिस पर किसी पक्षी या जानवर का घर ना हो। भोला और आगे चला गया। उसने अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोला और आगे चला गया और अपनी जरूरत के अनुसार लकड़ियां काटी और उन्हें बेचने चला गया। ऐसे ही दिन बीतते गए। भोला रोज उस बंदरिया और उसके बच्चे को देखता। कभी कभी तो भोला बंदरिया को खिलाने के लिए घर से रोटी भी ले आता। एक दिन जब भोला लकड़ी काटने गया तब उसने देखा कि कलुआ उसी पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था जिस पेड़ पर वो बंदरिया रहती थी। कलुआ को उस पेड़ को काटते हुए देखकर, अरे अरे कलुआ, ये क्या कर रहे हो? अरे ये कैसा सवाल है? भगवान ने आंखें नहीं दी हैं? आंखों की जगह बटन लगाकर भेजा है क्या जो दिखाई नहीं देता? लकड़ी काट रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, वो तो देख रहा हूँ कलुआ, लेकिन इस पेड़ की लकड़ी क्यों काट रहे हो? किसी और पेड़ की लकड़ी काटो। अरे जरा ऊपर देखो, एक बंदरिया का घर है इस पेड़ पर और उसके साथ में उसके नवजात शिशु भी है। अरे तो क्या हुआ, वो बंदरिया किसी और पेड़ पर चली जाएगी? इतने सारे पेड़ तो हैं। लेकिन कलुआ, अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से, आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। और सुन, इस पेड़ को तो मैं पूरा ही काटूंगा, ये ध्यान रखना। और सुन, तू कहीं और चला जा, ये देख रहा है ना कुल्हाड़ी, मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी इस कुल्हाड़ी को तुझ पर चलाने के लिए। फिर क्या, कलुआ तो पेड़ काटने लगता है। भोला बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया और फिर आगे चला गया। दोपहर के समय जब भोला जंगल से लौट रहा था तब उसने देखा कि कलुआ ने वो पूरा पेड़ काट डाला था। भोला को तो बहुत बुरा लग रहा था। तभी भोला की नजर पेड़ की उस बड़ी लकड़ी के नीचे गई। वो बंदरिया उस लकड़ी के नीचे मरी पड़ी हुई थी। उसे देखकर भोला की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। भोला को लग रहा था कि शायद उसके बच्चे की भी मौत हो गई होगी। भोला उस बंदरिया के पास गया। तभी उसने देखा कि बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। हे भगवान, तेरी महिमा अपरंपार है। इस बंदरिया ने मरते हुए भी अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखा है। सच में माँ आखिर माँ होती है। लेकिन इस बच्चे का क्या होगा? कलुआ, तू भी ना कितना दुष्ट है। मैंने बताया था ना कि इस पेड़ को मत काट, इस पेड़ पर बंदरिया का घर है, लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। फिर भोला ने गड्ढा खोदकर बंदरिया के शव को उस गड्ढे में डाल दिया और फिर बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसे अपने साथ अपने घर लाया। उस दिन के बाद भोला अपने छोटे भाई की तरह उस बंदर को भी अपने साथ रखने लगा। एक दिन भोला लकड़ी काटने गया हुआ था। तभी, क्यों भोला, सुना है तूने किसी बंदर को पाल रखा है? अरे खुद का तो पेट तुझसे भरता नहीं, अब उस बंदर को क्या खिलाएगा? अरे कलुआ, ये वही बंदर है जिसकी माँ के तुम हत्यारे हो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पेड़ पर उस बंदरिया का घर है, फिर भी तुमने वो पेड़ काट दिया। वो बंदरिया उसी के नीचे गिर के दब के मर गई है। इसलिए मुझे इंसानियत के नाते उस बंदर को अपने साथ ले जाना पड़ा। अगर मैं उसे नहीं ले जाता तो इस जंगल में उसकी मौत हो जाती। तू तो बड़ा दयावान है। सारी दुनिया की इंसानियत की एक तू ही तो मिसाल है। और फिर तो सारी दुनिया की इंसानियत और अच्छाई तुझ में ही तो भरी हुई है ना। कलुआ, मेरी तुमसे विनती है कि आगे से तुम कोई भी
ऐसा पेड़ ना काटना, थोड़ा ध्यान रखना कि किसी जानवर या पक्षी का घर ना टूटे। भोला, मैंने कई बार तुझसे कहा है कि तू मुझे अपना ज्ञान मत दिया कर। पता है, जब तूने कुल्हाड़ी हाथ में लेनी सीखी थी, उससे कई साल पहले से मैं लकड़ी काट रहा हूँ। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक, मैं तुझे अभी मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कलुआ ने भोला को पीटना शुरू कर दिया। उसे पीटने के बाद भोला को चेतावनी दी। सुन भोला, अगर आगे से तू इस गांव में लकड़ी काटने के लिए आएगा तो तुझे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। बेचारा भोला घर आ गया और बंदर से बात करने लगा। चलो दोस्त, अब इस गांव से हमारा दाना पानी उठ गया है। उस कलुआ ने मुझे पीटकर साफ साफ चेतावनी दी है। अब अगर जान बचानी है तो इस गांव को छोड़कर जाना ही बेहतर होगा। चलो, हम कहीं और जाकर अपनी दुनिया बसाएंगे। भोला बंदर को अपने कंधे पर बिठाकर गांव से कहीं दूर जाने के लिए निकल गया। दिन बीत रहे थे। भोला और बंदर भटकते हुए काम की तलाश कर रहे थे। उसे ना तो काम मिल रहा था और ना ही उसको रहने का कोई ठिकाना। भोला जैसे तैसे अपने और बंदर के लिए एक वक्त का खाना तो जुटा पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ सोच रहा था और बंदर भी उसकी गोद में सोया हुआ था। तभी वहां एक योगी बाबा आए। प्रणाम योगी बाबा, प्रणाम। कल्याण हो पुत्र। बताओ, तुम इस बंदर को गोद में लेकर क्यों बैठे हो? बाबा, इसने अपनी माँ को खो दिया है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं इसे अपने साथ अपने घर ले आया। लेकिन हमारे गांव के एक गुंडे की वजह से मुझे अपना गांव छोड़ना पड़ा और मैं काम और सर पर छत ढूंढने के लिए दर दर भटक रहा हूँ। पुत्र, तुम्हारा हृदय सच में कोमल है। तुमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। तुमने अनाथ बंदर की जिम्मेदारी लेकर इसे एक परिवार दिया। तुम अगर चाहो तो मेरे साथ मेरे आश्रम में रह सकते हो। मेरे आश्रम में मेरे कुछ शिष्य रहते हैं और कई साधु रहते हैं और कई साधु आते जाते रहते हैं। उनके भोजन और रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी अगर तुम उठाओगे तो मुझे बहुत आनंद होगा। अरे बाबा, ये तो मेरी खुशनसीबी है। बाबा, मुझे आपके साथ रहने में सचमुच खुशी होगी। लेकिन बाबा, मेरा ये बंदर भी मेरे साथ आएगा। मैं इसे कहीं नहीं छोड़ सकता। हाँ हाँ पुत्र, तुम इसको अपने साथ लेकर आ सकते हो। भोला बाबा के साथ आश्रम में चला गया। अब योगी बाबा के आश्रम में सफाई, भोजन व्यवस्था, हवन की सामग्री और बाबा के आने जाने वाले शिष्यों की सहायता करना, ये सारे काम भोला करने लगा। और तो और भोले का बंदर हमेशा उसके साथ रहता। योगी बाबा भोला का काम और उसके काम के प्रति निष्ठा देखकर बहुत खुश थे। बाबा हमेशा अपने बाकी शिष्यों और साधुओं से भोला की तारीफ करते थे। वहीं बाबा जी का एक शिष्य था मानिक, जो भोला की तारीफ से बहुत ज्यादा जलता था। उसे लगता था कि भोला तो एक साधारण सा लड़का है, फिर भी बाबा जी उसकी तारीफ ही करते रहते हैं, जबकि मैं इतनी पढ़ाई करता हूँ, वेद पाठ करता हूँ, फिर भी बाबा मेरी कोई अहमियत नहीं रखते। एक दिन, माड़ी भैया, ये लीजिए, आपके लिए मैं ताजे फल लेकर आया हूँ। भोला, आजकल तुम बहुत ज्यादा आलसी हो चुके हो। तुम्हें ज्यादा ना खाना बनाना पड़े और ना ज्यादा पकाना पड़े, इसीलिए तुम ये फल लेकर आए हो। ऐसी बात नहीं है भैया, ऐसी बात नहीं है।
बाबा जी ने आज सबको फलाहार करने को कहा है, इसीलिए मैं फल लेकर आया था। भोला बात कर ही रहा था कि तभी उसका दोस्त बंदर आ गया और उसने मानिक के फल खा लिए। अरे अरे ये क्या है? अरे संभालो इसको, तुम्हारे इस बंदर ने पूरे आश्रम को सर पर उठा रखा है। ये बंदर मेरे फल खा गया। भोला, अभी के अभी इस बंदर को भगाओ इस आश्रम से, नहीं तो मैं योगी बाबा से इसकी शिकायत करूंगा। माणिक भैया, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपके लिए और फल लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे इस भाई को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता। मानिक को भोला पर बहुत गुस्सा आया। उसने योगी बाबा से भोला की शिकायत की, लेकिन बाबा जी ने तो भोला का पक्ष लेकर मानिक को ही सुना दिया और फिर वो ध्यानमग्न हो गए। अरे आज तो हद ही हो गई, इसकी वजह से गुरुजी ने मुझे डांटा। इसका कुछ तो करना ही पड़ेगा, मेरा नाम भी ना आए और इसकी छुट्टी भी हो जाए। कुछ दिन के बाद योगी बाबा को उस गांव के राजा ने अपने महल में अपने आने का निमंत्रण दिया। योगी बाबा अपने शिष्यों के साथ भोला को लेकर भी राजमहल चले गए। राजा ने उनकी बड़ी आवभगत की। 2 दिन बाद राजमहल में रहने के बाद सब आश्रम लौट आए। फिर 2 दिन के बाद राजा अपने कुछ दास और प्रधान के साथ आश्रम आए। क्षमा करें बाबा जी, यहाँ आकर आपको कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन बात ऐसी ही है कि मुझे स्वयं आपसे भेंट करने आना पड़ा। आप अपने आने का कारण बताइए। समझ नहीं आ रहा बाबा, कैसे कहूँ? वो क्या बात है बाबा जी, 2 दिनों से हमारी महारानी का नौलखा हार कहीं गुम हो गया है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गायब हो गया है। अरे साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या हमारे जाने के बाद वह हार गुम हुआ है? सच कहूँ तो हाँ, मतलब हम में से किसी ने वो हार चुराया है। ऐसा कहना है ना आपका? नहीं बाबा जी, मैं आप पर शक करने का पाप नहीं कर सकता, लेकिन महारानी की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। महाराज, मुझे आपके यहाँ आने से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मैं अपने सारे शिष्यों को अच्छे से जानता हूँ। मेरे शिष्यों में से कोई भी चोरी नहीं कर सकता और चोरी जैसा पाप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और अगर फिर भी आपको तसल्ली न हो तो आप सबकी तलाशी ले सकते हैं। राजा के साथ आए हुए दासों ने सबकी तलाशी ली, तब उन्हें भोला की झोली में वो नौलखा हार छुपाया हुआ मिला और फिर वो भोला को पकड़ कर ले गए। अरे छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल भी और कोई भी चोरी नहीं की। भोला, तुमने चोरी की है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो। नहीं बाबा, मैं चोरी नहीं की है। मणिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने वो हार भी देखा नहीं। बाबा जी, ये लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे इसे सजा दिलाने के लिए महल लेकर जाना ही होगा। बाबा जी मुझे बचा लीजिए, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप मुझे जानते हो, मैं चोरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। बुरे से बुरे वक्त में भी मैंने कोई चोरी नहीं की, तो मैं अब क्या करूँगा? मेरा विश्वास कीजिए। राजा के दास भोला को ले जाने लगे, तभी उनके पीछे से आवाज आई, रुकिए, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। सभी ने पीछे मुड़कर देखा, भोला का बंदर पीछे खड़ा बोल रहा था, महाराज, मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। ये हार किसी और ने जानबूझकर उसके झोले में डाला है। क्या? ये बंदर क्या बोल रहा है?
हाँ, मैं एक बोलने वाला बंदर हूँ। बचपन से लेकर आज तक मेरे भाई मुझसे बात करते हुए आए हैं। ये रोज मुझसे ढेर सारी बातें करते थे। उन्हें बोलते हुए देख और उनकी बातें सुनकर ही मैंने बोलना सीखा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने चोरी नहीं की है। अच्छा, तो तुम दावे के साथ कह रहे हो? तुम्हें ये कैसे पता होगा कि ये हार जानबूझकर इसकी झोली में डाला गया है? हाँ, मुझे पता है। इस मड़िक ने मेरे भाई के झोले में वो हार डाल दिया था। अरे, क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं 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 बाबूजी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सच में चोरी नहीं की है। तुम्हारी लड़खड़ाती हुई जबान ने सच कह दिया है। मड़िक, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम ऐसा करोगे। सच बताओ, तुमने चोरी क्यों की और उसका इल्जाम बेचारे भोला पर डालकर क्या करना चाहते हो? फिर क्या, मड़िक ने अपनी जलन के बारे में बाबा को सब सच बता दिया। इस तरह महारानी के हार की चोरी के जुर्म में मानिक को पकड़ लिया गया। फिर भोला, सच में ये तुम्हारा बंदर बड़े काम का है। यह हमारे राज्य की बड़ी मदद कर सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ हमारे राज्य में गुप्तचर बनकर रहो और हमारे शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखो। इस बंदर पर किसी को शक नहीं होगा और तुम आसानी से सब पर नजर भी रख पाओगे। इस काम के बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दिया करूँगा। राजा की बात भोला को सही लगी। इस प्रकार भोला ने भी हाँ में हाँ भर ली। भोला राज्य का पहला ऐसा गुप्तचर बन गया कि जिसका साथी एक बंदर था।